कहानी की शुरुआत एक छोटे से पैसेंजर प्लेन से होती है जो अमेरिका जा रहा होता है। तभी एक यात्री हैरान होकर पूछता है कि उनकी फ्लाइट का रास्ता क्यों बदला गया है। इस पर फ्लाइट अटेंडेंट उसे समझाती है कि उनके असली रूट का मौसम बहुत खराब है, इसलिए पायलट ने खुद फैसला लेकर रूट बदल दिया है और अब वे अमेजन के ऊपर से उड़ेंगे। चूंकि इस फ्लाइट में सिर्फ 8 यात्री हैं, इसलिए कोई भी इस रूट बदलने को लेकर ज्यादा नहीं सोचता। लेकिन थोड़ी ही देर में पूरा प्लेन अचानक बुरी तरह हिलने लगता है। पायलट देखता है कि अचानक उनका जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, यहाँ तक कि कोई भी कंट्रोल पैनल सही से काम नहीं कर रहा होता। पायलट जल्दी से हेडक्वार्टर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाती है क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस भी बंद हो चुका होता है। अजीब बात ये होती है कि पायलट को पहले से ही शक था कि कुछ ऐसा हो सकता है। वो प्लेन को सेफ लैंड कराने की कोशिश करते हुए अपने फोन से एक आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने लगता है। वह सोचता है कि प्लेन के अंदर छिपे बड़े बड़े सीक्रेट्स देखकर उसे पहले ही इस हादसे का अंदाजा हो जाना चाहिए था। अब प्लेन और नीचे उतरने लगता है और जंगल की तरफ गिरने लगता है। पायलट किसी तरह पहाड़ों से बचते हुए पेड़ों की डालियों का इस्तेमाल करके प्लेन की स्पीड कम करने की कोशिश करता है ताकि क्रैश का झटका कम हो सके। कई किलोमीटर तक घिसटने के बाद आखिरकार प्लेन रुक जाता है। यहाँ प्लेन में मौजूद सभी 8 यात्री सेफली बच जाते हैं, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, इसलिए प्लेन के जोरदार झटके में उसी जगह उसकी मौत हो जाती है। अब यात्री डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वे कंफर्म करते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा किसी और को कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। इसके बाद 2 यात्री जल्दी से कॉकपिट की तरफ जाते हैं ताकि पायलट की हालत देख सके। वहाँ वे देखते हैं कि कुछ पेड़ों की मोटी डालियां पायलट के सीने में घुसी हुई हैं, फिर भी वो उस वक्त तक जिंदा होता है। वे धीरे धीरे सीट हटाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ठीक से सांस ले सके। तभी अचानक प्लेन के बाहर से आग लगने की आवाज आती है। ये सुनते ही सारे यात्री जल्दी से प्लेन से बाहर निकल आते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर पूरा प्लेन जल गया तो रेस्क्यू टीम आने तक वे रहेंगे कहां। कुछ देर बाद जब हालात थोड़े शांत होते हैं, तब 8 यात्री इकट्ठा होकर पूरी स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। पायलट के रूट बदलने के बाद वे अमेजन के किसी बहुत ही गहरे इलाके में आ फंसे हैं। किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, मतलब इस घने जंगल में सैटेलाइट फोन के बिना बाहर किसी से कॉन्टैक्ट करना या मदद मांगना नामुमकिन है। ये जंगल सैकड़ों मील तक फैला हुआ है, इसलिए पैदल बाहर निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर बाहर किसी को भी नहीं पता कि वे यहाँ जंगल में फंसे हैं, इसलिए उन्हें बचाने कोई आने वाला भी नहीं है। अब 8 यात्रियों में से एक, जिसका नाम जैक है, वो सबका इंट्रोडक्शन जानना चाहता है ताकि एक दूसरे को समझकर मिलकर ये तय कर सकें कि सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए। जैक अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करता है ताकि लोग इंश्योरेंस फ्रॉड और साजिशें न कर सकें। वो अभी अपना एक केस खत्म करके अमेरिका लौट रहा था। इसके बाद दूसरा यात्री अपना नाम बताता है केविन। वो पेशे से एक डॉक्टर है। वो कहता है कि कई साल डॉक्टर की नौकरी करने के बाद अब उसने मेडिकल इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू किया है। इसी वजह से वो अपनी नई कंपनी के लिए एक डील फाइनल करके अमेरिका लौट रहा था। डॉक्टर केविन पायलट को देखकर समझ जाता है कि उसकी वोकल कॉर्ड्स में चोट लगी है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा। और क्योंकि वो यहाँ का इकलौता पायलट है जो उन्हें यहाँ से निकाल सकता है, इसलिए किसी भी हालत में उसे बचाना जरूरी है। यहाँ तीसरी यात्री क्रिस्टिन नाम की एक लड़की होती है। वो बताती है कि वो अलग अलग देशों में ट्रैवल करती रहती है और अपने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। इस बार भी वो किसी और देश घूमने गई थी, लेकिन जब उसके अतीत के बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ भी बताने से बचती है। चौथा यात्री कार्लस नाम का एक रेसलर होता है जो असल में मैक्सिको का रहने वाला है, लेकिन अभी एक फाइटिंग कंपटीशन के लिए इसी फ्लाइट से अमेरिका जा रहा था। इसके बाद एक यंग कपल डॉन और एमी अपना इंट्रो देते हैं। वे बताते हैं कि नई शादी के बाद हनीमून पर निकले थे। आखिर में एक मिडिल एज कपल डेविड और लिसा होते हैं। वे अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक होटल चलाते हैं, लेकिन अभी डेविड की हार्ट सर्जरी के लिए बाहर जा रहे थे। इस तरह 8 यात्री एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं। इधर उनके साथ घायल पायलट भी होता है जो अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। तब जैक सबको कहता है कि सबसे पहले उन्हें प्लेन में मौजूद सारा खाना और पानी इकट्ठा करके राशन की तरह बांटना चाहिए ताकि उन्हें अंदाजा हो सके कि वे कितने दिन तक टिक पाएंगे। जांच करने पर पता चलता है कि प्लेन का खाना और पानी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 दिन ही चल पाएगा। इसके बाद जैक कहता है कि अगर जंगल में बारिश या तूफान आया तो उन्हें प्लेन के अंदर ही शरण लेनी पड़ेगी, इसलिए मरी हुई फ्लाइट अटेंडेंट को प्लेन के बाहर निकालकर थोड़ी दूर रख देना चाहिए ताकि अंदर जगह बनी रहे। शुरुआत में वे ये छोटे छोटे काम निपटा लेते हैं। अब उन्हें यहाँ से निकलने की प्लानिंग करनी होती है। तब जैक और बाकी लोग घायल पायलट से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या प्लेन में कोई सैटेलाइट फोन है जिससे वे बाहर मदद के लिए कांटेक्ट कर सकें। साथ ही वे ये भी जानना चाहते हैं कि बिना किसी खराब मौसम के प्लेन अचानक अपना रूट छोड़कर इस जंगल में कैसे क्रैश हो गया। पायलट कुछ कहने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ सीक्रेट जानता है, लेकिन बोल न पाने की वजह से कुछ भी बता नहीं पाता। तब जैक कहता है कि क्योंकि केविन एक डॉक्टर है, उसे पायलट का इलाज करना चाहिए, लेकिन केविन तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि पायलट को बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी और इस जंगल में उसके पास न तो कोई सर्जिकल इक्विपमेंट है और न ही दवाइयां। ऐसी हालत में अगर सर्जरी की गई तो पायलट और जल्दी मर जाएगा। इसलिए सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि फिलहाल उन्हें पायलट के होश में आने और हालत सुधरने का इंतजार करना होगा। इधर लिसा प्लेन से खाना लाकर सब में थोड़ा थोड़ा बांट देती है। खाना खाने के बाद सबके अंदर एक नई उम्मीद पैदा होती है और वे यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी क्रिस्टिन पास के एक पहाड़ की तरफ देखते हुए कहती है, कौन जाने अगर हम ऊपर चढ़े तो शायद मोबाइल में नेटवर्क मिल जाए। इसलिए सब मानते हैं कि उन्हें वहाँ जाकर ट्राई करना चाहिए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी होती है, इसलिए वे
तय करते हैं कि अगली सुबह पहाड़ पर चढ़ेंगे। उसी वक्त पायलट की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। यहाँ केविन, जो अब तक कुछ नहीं कर पाया था, वो कहता है कि अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो पायलट वैसे भी मर जाएगा, इसलिए वो रिस्क लेकर इसी हालत में किसी तरह उसकी सर्जरी करने की कोशिश करेगा। वो बचेगा या नहीं, ये उसकी किस्मत पर होगा। केविन की बात मानकर सब लोग प्लेन से जरूरी सामान ढूंढ कर लाते हैं जो सर्जरी में काम आ सके। वे एक सब्जी काटने वाला चाकू, अल्कोहल और कुछ दूसरे छोटे मोटे सामान इकट्ठा करते हैं। अब डॉक्टर केविन बिना एनेस्थीसिया के ही सर्जरी शुरू करता है, जिससे पायलट को भयानक दर्द होता है, लेकिन किस्मत से सर्जरी उम्मीद से बेहतर हो जाती है। डॉक्टर केविन बताता है कि आज रात के बाद पायलट की हालत काफी सुधर जाएगी, लेकिन तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। रात में जब सब बाहर सो रहे होते हैं, तभी एक चेहरा ढका हुआ आदमी आता है और घायल पायलट का मुंह दबाकर उसका दम घोंट देता है। सुबह जब सब उठते हैं तो पायलट को मरा हुआ देखकर सब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि रात की सर्जरी के बाद उसकी हालत काफी अच्छी हो गई थी और उसने ये भी इशारा किया था कि वो उन्हें कुछ बहुत जरूरी सीक्रेट बताने वाला है। डॉक्टर केविन कहता है कि पायलट के शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हुआ था, तो फिर वो मरा कैसे? ये बात सबको परेशान कर देती है और सब आपस में बात करने लगते हैं कि काश रात में किसी ने बारी बारी से पायलट पर नजर रखी होती, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। सब यही मान लेते हैं कि शायद पायलट अपनी चोटों की वजह से ही मर गया होगा, इसलिए वे पायलट की लाश को उस मरी हुई फ्लाइट अटेंडेंट की लाश के पास थोड़ा थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे रख आते हैं, ताकि अगर कभी यहाँ कोई रेस्क्यू टीम पहुंचे तो इन दोनों के शव उनके फैमिली तक पहुंचाए जा सके। इसलिए वे दोनों को यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन किसी को यह ध्यान नहीं रहता कि पायलट की जेब से उसका फोन गिर गया था और डॉन उसे चुपचाप उठा लेता है। जब डॉन की पत्नी एमी उससे इसके बारे में पूछती है तो डॉन उसे और किसी को भी कुछ न बताने को कहता है, क्योंकि अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसके बाद डॉन अकेले पायलट की लाश के पास जाता है और उसका एक उंगली काट लेता है ताकि उस फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक किया जा सके। उधर जब मिडिल एज कपल अकेले में बात करता है तो लिसा अपने पति डेविड से कहती है कि उसे नहीं लगता पायलट की मौत नेचुरल थी। लिसा पहले एक हॉस्पिटल में नर्स रह चुकी है और उसने अपनी आंखों के सामने एक मरीज को दम घुटने से मरते देखा है। लिसा के मुताबिक पायलट का चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही काला पड़ गया था, मतलब साफ था किसी ने जानबूझकर उसका दम घोंट कर मारा है। लेकिन लिसा ये बात सबके सामने नहीं कहती, क्योंकि साफ साफ इन 8 लोगों में से ही किसी एक ने पायलट की मर्डर की है। तब उसका पति डेविड हैरानी से पूछता है, इन यात्रियों में से कोई पायलट को क्यों मारेगा? लेकिन लिसा कहती है कि यही बात अब उन्हें पता लगानी होगी और अब से उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। उन्हें अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहते वक्त लिसा अचानक महसूस करती है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो तुरंत ही ये बातचीत अधूरी छोड़ देती है। उधर ट्रैवलर क्रिस्टिन एमी के पास आकर कहती है कि वो जानती है कि डॉन और एमी शादी के बाद हनीमून पर नहीं जा रहे थे, इसलिए वो उससे सच बताने को कहती है। तब एमी सच कबूल कर लेती है कि वो असल में एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी है और डॉन उसके फैमिली का ड्राइवर था। वहीं से दोनों को प्यार हो गया, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनका फैमिली कभी इस रिश्ते को नहीं मानेगा तो वे अपना देश छोड़कर फ्लाइट से अमेरिका भाग रहे थे। क्रिस्टिन समझ जाती है कि उन्होंने बाकी यात्रियों से झूठ इसलिए बोला था ताकि कोई उन पर शक न करे। इधर कार्लस सबको एक अच्छी खबर देता है। वो बताता है कि उसे प्लेन में एक जीपीएस डिवाइस मिला है। वो कहता है कि अगर वो इस डिवाइस को पास के पहाड़ की चोटी पर ले जाकर एक्टिवेट कर दे तो उनकी मदद हो सकती है। इसका सिग्नल बहुत दूर तक जाएगा और डिवाइस में जो थोड़ी बहुत खराबी है उसे वो कल तक ठीक कर देगा। ये सुनकर सब राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि आखिरकार उन्हें यहाँ से निकलने का एक रास्ता नजर आने लगा था। कार्लस बताता है कि उसके पिता कभी एक इलेक्ट्रीशियन थे और उसी से उसने ये सब काम सीखे थे, लेकिन वो खुद एक फाइटर बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता की दुकान छोड़ दी थी। तब जैक कहता है, ठीक है, आज के अंदर कार्लस ये जीपीएस डिवाइस ठीक कर ले और हमारे हिसाब से पहाड़ पर चढ़ने में हमें आधा दिन लग जाएगा, इसलिए कल सुबह होते ही हम ये डिवाइस लेकर ऊपर जाएंगे। लेकिन तभी लिसा सबको एक बुरी खबर देती है कि उनका सारा खाना चोरी हो चुका है, जबकि उन्हें यहाँ फंसे अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ था। जो खाना 3 दिन चलने वाला था वो एक ही दिन में गायब हो गया। तब क्रिस्टिन और जैक फौरन प्लेन के पास जाकर ढूंढने लगते हैं कि आखिर उनका खाना पानी किसने चुराया। जिस राशन से 3 दिन चल सकता था वो अब एक दिन में ही खत्म हो गया। यहाँ क्रिस्टिन की तलाश करने की स्किल देखकर जैक कहता है कि वो कोई आम ट्रैवलर नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वैसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता। तब क्रिस्टी आखिरकार अपने पेशे के बारे में सच बताती है कि वो असल में एक रिपोर्टर है जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर वहाँ के गैंग्स को एक्सपोज करती है और उन्हें पुलिस के हवाले कराती है। इसलिए उसने अपने बारे में झूठ बोला था ताकि अगर यात्रियों में कोई क्रिमिनल हो तो वो उस पर हमला न करे। मतलब यहाँ मौजूद 8 यात्री किसी न किसी तरह अपना अतीत छिपा रहे हैं। इधर अब जब उनके पास खाना पानी कुछ भी नहीं बचा तो कार्लस को जीपीएस डिवाइस ठीक करने के लिए वहीं छोड़कर बाकी सब जंगल में खाने पीने का इंतजाम करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें कुछ नीले रंग के मशरूम दिखते हैं। क्रिस्टी अपने रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस से जानती है कि अगर कोई इन्हें खा ले तो कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो सकती है, इसलिए वो सबको सख्त मना करती है कि कोई भी इन्हें गलती से भी न छुए। वो ये भी बताती है कि ऐसे मशरूम आमतौर पर गीली जगहों पर उगते हैं, मतलब आसपास कहीं कोई बड़ा पानी का सोर्स जरूर होगा। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें सच में एक छोटा सा तालाब मिल जाता है, लेकिन वहाँ का पानी साफ नहीं होता, इसलिए वे सोचते हैं कि इसे पीने लायक बनाने के लिए शुद्ध करना पड़ेगा। तभी अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। सब घबरा कर दौड़ते हैं और देखते हैं कि डेविड अपनी पत्नी लिसा के साथ मिलकर अपनी बंदूक से एक बंदर का शिकार कर चुका है ताकि वे उसे खा सकें। तब पता चलता है कि उनके सामान में एक गन भी थी जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। लिसा सबको समझाती है कि वे
किसी को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बंदूक के बारे में कुछ नहीं कहा। अब डेविड के शिकार किए हुए बंदर को पकाकर सब आज का खाना पूरा करते हैं। इधर क्रिस्टिन और जैक मिलकर तालाब के पानी को भी किसी तरह शुद्ध कर लेते हैं ताकि वो पीने लायक हो जाए। मतलब आज के लिए खाने पीने की टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन एक मेंबर एमी बंदर का मांस नहीं खा पाती, इसलिए उसका खाना खराब ना हो, इसलिए डेविड खुद ही उसका हिस्सा भी खा लेता है। इसके बाद जैक सबको कहता है कि क्या डेविड और लिसा की तरह किसी और के बैग में भी कोई खतरनाक चीज छुपी हुई है, क्योंकि इस बारे में सबको जानने का हक है। कार्लस अपना बैग खोलकर दिखाता है कि उसके पास सिर्फ उसका फाइटिंग मास्क है जो उसके फाइटर पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो ये भी कहता है कि कल वे जीपीएस डिवाइस से सिग्नल भेजकर मदद बुलाएंगे, इसलिए फिलहाल उन्हें एक दूसरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं तभी अचानक डेविड की तबीयत बिगड़ने लगती है और दूर से कोई शख्स प्लेन के पीछे छुपकर ये सब देख रहा होता है। अब वो अनजान आदमी अपना सैटेलाइट फोन निकालता है और किसी लड़की को कॉल करके कहता है कि उनका प्लान अब तक पूरी तरह सफल रहा है और वो इसे और तेजी से आगे बढ़ाएगा। मतलब साफ है उन लोगों में से किसी एक के पास सैटेलाइट फोन है, लेकिन वो जानबूझकर इसे छुपाए हुए है और शुरुआत से ही ये सब कर रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आगे जाकर सामने आएगा। अगली सुबह सब लोग लिसा के रोने की आवाज से जागते हैं क्योंकि उसका पति डेविड रात में ही मर चुका होता है। डॉक्टर केविन जल्दी से चेक करता है और बताता है कि डेविड के मुंह से झाग निकल रहा है। इसका मतलब है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है और बहुत मुमकिन है कि उसे जहरीले मशरूम खिलाए गए हों, वही नीले मशरूम जो उन्होंने कल रास्ते में देखे थे। ये सुनते ही लिसा गुस्से से भर जाती है और सबको बताने लगती है कि उन लोगों में से कोई एक है जो एक एक करके सबको मार रहा है। लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता कि उनमें से कोई ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि ये 8 लोग फ्लाइट से पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। लिसा ये भी कहती है कि पायलट को भी किसी ने जानबूझकर मारा था और उसने तभी उसका चेहरा देखकर ये बात समझ ली थी, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा ताकि सब आपस में लड़ने न लगे। लिसा को याद आता है कि उसने ये सारी बातें अपने पति डेविड को बताई थी और उसी वक्त उसे महसूस हुआ था कि पीछे कोई है जो उनकी बातें सुन रहा है। इसलिए अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसी शख्स ने डेविड को टारगेट करके मारा है। कल जब जंगल में उन्हें जहरीले मशरूम मिले थे तब उन 8 लोगों में से किसी एक ने चुपचाप वो मशरूम उठा लिए होंगे और रात में डेविड के खाने में मिला दिए होंगे। और ऊपर से डेविड ने कल एमी का खाना भी खाया था, तो कौन जाने हो सकता है एमी के खाने में भी जहर मिला हुआ हो। अब यहाँ सब लोग डर और आतंक में पड़ जाते हैं क्योंकि अगर इनके बीच में कोई कातिल है तो हर किसी की जान खतरे में है। ऊपर से अचानक उनका प्लेन जंगल में क्रैश हो गया और फिर एक एक करके कुछ मेंबर्स की मौत हो गई। ये सब इशारा कर रहा है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि पहले से प्लान किया गया था। अब सब अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। डॉन अपनी पत्नी एमी को पायलट का फोन दिखाता है जो उसने पहले ही उठा रखा था। उस फोन में पायलट का आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है जिसमें वह खुद बताता है कि प्लेन में एक बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है और इसे जानबूझकर क्रैश कराया गया। डॉन और एमी वो वीडियो बाकी सभी के साथ भी शेयर कर देते हैं। इससे अब सबको यकीन हो जाता है कि यहाँ सच में कोई बड़ा खतरा छुपा हुआ है और पिछले 2 मौतें भी कोई एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि प्लानिंग मर्डर थी। अब कार्लस बताता है कि उसने आखिरकार जीपीएस डिवाइस ठीक कर दिया है, अब बस उन्हें पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है। लेकिन अब कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि असली कातिल नहीं चाहता कि ये मिशन सफल हो। अगर एक बार डिवाइस काम करना शुरू कर देगा तो वे यहाँ से निकल पाएंगे। वे चर्चा करने लगते हैं कि कौन कौन से मेंबर पहाड़ पर जाएगा और कौन नीचे कैंप की सेफ करेगा क्योंकि सब एक साथ ऊपर नहीं जा सकते। तब जैक कहता है कि ठीक है, वह खुद नीचे कैंप की निगरानी करेगा और कार्लस के साथ डॉक्टर केविन और क्रिस्टी पहाड़ पर चढ़ेंगे और जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करेंगे। तीनों अब डिवाइस लेकर ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। उन्हें पता है कि अगर इनमें से कोई कातिल है तो बाकी 2 मिलकर उसे संभाल लेंगे। इधर चढ़ाई के दौरान कार्लस च्युइंगम खाता रहता है और क्रिस्टिन उसके गम के टुकड़े को देखकर समझ जाती है कि ये वही खाने से आया है जो पहले चोरी हुआ था। मतलब कार्लस ने उनका खाना चुराया था। हो सकता है कि वही असली कातिल हो। हालांकि क्रिस्टिन अभी किसी को कुछ नहीं बताती और खुद कार्लस पर निगरानी रखती है ताकि वह कोई दिक्कत न करे। ऊपर से जीपीएस डिवाइस भी कार्लस के पास था। अगर कार्लस डिवाइस को तोड़ देता तो वह उसे अपने कब्जे में ले लेती। इसके बाद तीनों मिलकर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। आधे दिन की चढ़ाई के बाद आखिरकार वे चोटी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन चढ़ाई के दौरान अचानक क्रिस्टी का पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ के किनारे पर लटक जाती है। उस समय जीपीएस डिवाइस भी किनारे के पास गिर जाता है। तीनों को पता होता है कि अगर डिवाइस नीचे गिर गया तो यही उनकी बाहर निकलने की एकमात्र राह बंद हो जाएगी। इसलिए क्रिस्टी अपनी जान की परवाह किए बिना पहले डिवाइस को पकड़ लेती है। वहीं कार्लस और डॉक्टर केविन भी अपनी जान जोखिम में डालकर क्रिस्टी और डिवाइस दोनों को ऊपर खींचते हैं। इस घटना के बाद तीनों के बीच आपसी भरोसा बन जाता है क्योंकि अगर इनमें से कोई कातिल होता तो वह आसानी से बाकी 2 को नीचे फेंक कर मार सकता था, लेकिन इसके बजाय वे एक दूसरे को बचाते हैं। अब कार्लस आखिरकार जीपीएस डिवाइस सेटअप करना शुरू करता है। वहीं डॉक्टर केविन अपना मोबाइल भी चेक करता है लेकिन अभी तक कोई सिग्नल नहीं आता। मतलब अब उन्हें सिर्फ जीपीएस सिग्नल पर ही भरोसा रखना होगा। कुछ देर बाद कार्लस बाकी 2 को बताता है कि उसने आखिरकार जीपीएस डिवाइस चालू कर दिया है और कुछ ही घंटों में रेस्क्यू सिग्नल आसपास फैल जाएगा। कोई न कोई आकर उन्हें बचा लेगा। अब सूरज डूब रहा है इसलिए तीनों वापस अपने कैंप की ओर लौटने लगते हैं। इधर नीचे कैंप में बाकी लोग एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लिसा अपनी बंदूक रख देती है और जैक से कहती है कि वह थोड़ा दूर रहे क्योंकि उसके पति के मरने के बाद अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। दूसरी ओर डॉन अपनी पत्नी एमी पर गुस्सा हो जाता है। वह उसे किसी से बात करने से रोक देता है और कहता है कि अब से सब कुछ वह खुद ही
संभालेगा। लेकिन एमी अब डॉन पर शक करने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसने अपने ड्राइवर के साथ भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसे डॉन के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह बस प्यार में अंधी होकर उसे भरोसा कर बैठी और अपने ड्राइवर के साथ भाग आई। और अब इस सुनसान जंगल में एक एक करके लोग मर रहे हैं। ये सुनकर डॉन बेहद गुस्से में चिल्लाता है, अगर मैं नहीं होता तो तुम तब तक मर चुकी होती। एमी डॉन का ये रूप देखकर डर जाती है, क्योंकि उसने आज तक डॉन का ऐसा रूप नहीं देखा था। अब उसे अपने डॉन के साथ भागने के फैसले पर पछतावा होने लगता है। इस बीच 4 लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगते हैं। कुछ देर बाद ऊपर से बाकी 3 लोग नीचे लौटते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जीपीएस डिवाइस सही से इंस्टॉल कर दिया है। अगर किस्मत अच्छी रही तो कल तक कोई न कोई उन्हें बचाने आएगा। अब बचे हुए 7 लोग अजीब तरह से एक साथ बैठकर रात का खाना खाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ कल तक ही कैसे जिंदा रहना है। जैसे ही रात होती है बाकी सब सो जाते हैं, लेकिन कार्लस अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है, क्योंकि वह अपनी कंपटीशन के लिए पूरी तैयारी करना चाहता है। कार्लस, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने फैमिली को छोड़कर आया था, ऐसी भयंकर परिस्थितियों में भी सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ही ध्यान दे रहा था। इसी वजह से उसने शुरुआत में खाना चुराया था, ताकि उसके डाइट में कोई कमी न पड़े। लेकिन जब कार्लस अपनी प्रैक्टिस खत्म करता है तो वह देखता है कि सामने काला कपड़ा पहने कोई खड़ा है और उस पर खुद का रिंग मास्क भी है। फिर वही आदमी कार्लस पर चाकू से हमला करता है और उसे मार देता है। सूरज निकलने तक कोई भी कार्लस को नहीं पाता। तब जैक कहता है कि उन्हें अलग अलग होकर कार्लस को ढूंढना चाहिए, लेकिन डॉक्टर केविन याद दिलाता है कि कल उन्होंने जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल किया था, तो अब तक रेस्क्यू टीम आ जानी चाहिए थी। लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि किसी एक मेंबर ने डिवाइस का तार काट दिया था, इसलिए अब कोई सिग्नल नहीं जा रहा है। ये बात न जानते हुए नीचे कैंप में सब लोग कार्लस को आसपास ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसे कहीं नहीं पाते। तब केविन कहता है कि उन्हें जीपीएस डिवाइस को फिर से चेक करने जाना चाहिए। क्रिस्टी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि अब कोई भी उन्हें अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले सकता। जब वे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो दूर कई पक्षियों को एक जगह इकट्ठा होते देखते हैं, और ये देखकर दोनों को समझ में आता है कि वहाँ कुछ तो हुआ है। इसलिए वे सीधे पहाड़ की चोटी की ओर नहीं जाते, बल्कि उस दिशा में बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें कार्लस की डेड बॉडी मिलती है, जिसे पिछले रात किसी अनजान मेंबर ने मारकर वहीं फेंक दिया था। फिर दोनों वापस अपने कैंप लौटते हैं और बाकी सबको बताते हैं कि उन्होंने एक और मेंबर को खो दिया है। अब यहाँ सब लोग एमी और डॉन पर शक करने लगते हैं, क्योंकि पिछली रात वही कार्लस के सबसे करीब सोए थे। हालांकि डॉन सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, अगर उनके बीच कोई कातिल है जो एक एक करके सबको मार रहा है, तो उसका मकसद क्या है और वह ये सब क्यों कर रहा है। तब लिसा बताती है कि पिछली रात किसी ने उसकी बंदूक से सारी गोलियां चुरा ली थी। अब उसके पास सिर्फ एक गोली बची है, जो उसकी जेब में है। ये सुनकर केविन कहता है कि जब उसने डॉन का इलाज किया था तो उसने उसकी पीठ पर एक टैटू देखा था। ऐसे टैटू आमतौर पर गैंग के मेंबर्स बनवाते हैं, मतलब डॉन शायद गैंग का हिस्सा हो सकता है। लेकिन डॉन की तरफ से बताया जाता है कि उसने यह टैटू खुद नहीं बनवाया था, बल्कि उसे जबरदस्ती बनवाया गया था। उसे झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया था और वहाँ गैंग के मेंबर उसे टैटू करने के लिए मजबूर करते थे। बाद में उसने अपना जीवन बदलने के लिए एमी के घर में ड्राइवर की नौकरी शुरू की और वहीं उसे एमी से प्यार हो गया। वह अब कोई क्रिमिनल नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। डॉन एमी को और बताता है कि यह सच है कि शुरुआत में वह एमी के पैसे के लिए उसके पास आया था, लेकिन बाद में वह सच में उसे प्यार करने लगा। अब वह उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी शाम हो चुकी थी और बाहर जोरदार तूफान और बारिश शुरू हो गई, इसलिए सब दौड़कर प्लेन के अंदर चले आते हैं। लेकिन उसी वक्त उन्हें एहसास होता है कि कोई एक आदमी जानबूझकर उन्हें मार क्यों रहा है। असल में बारिश के पानी की वजह से प्लेन की छत टूट जाती है और वहाँ से कुछ बैग नीचे गिर जाते हैं। जब जैक छत हटाता है तो देखा जाता है कि उसके अंदर कई सफेद बैग रखे हैं। सबको तुरंत समझ में आ जाता है कि ये तो ड्रग्स के पैकेट हैं, जो इसी प्लेन के जरिए तस्करी किए जा रहे हैं। यहाँ डॉन, जो कभी गैंग में काम कर चुका है, कहता है कि इनकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। धीरे धीरे सबको सब कुछ समझ में आने लगता है कि एयरलाइन कैसे यात्रियों को लेकर आते हुए असल में ड्रग्स की तस्करी करती है। इसलिए इनके टिकट बाकी फ्लाइट्स के मुकाबले बहुत सस्ते होते हैं और शायद एयरलाइन की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कहीं लीक हो गई थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस प्लेन को जंगल में क्रैश करवा दिया। और जो मेंबर बाकी सबको मार रहा है, उसने ये सब इसलिए किया ताकि ये माल अपने कब्जे में कर सके। लेकिन इसके बावजूद कुछ बातें अब भी समझ से बाहर हैं कि उस मेंबर को बाकी सबको मारने की जरूरत क्यों पड़ी। इसी बीच देखा जाता है कि एमी डर के मारे प्लेन से बाहर दौड़ जाती है, वो चीजें जिनसे अब उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। तब डॉन उसके पीछे पीछे जाता है उसे खोजने, लेकिन केविन समझाता है कि किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद लिसा भी उसके पीछे जाती है उसे खोजने के लिए। बाहर तेज बारिश हो रही है और तूफानी हवा की आवाज के कारण आसपास कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जब लिसा अपनी बंदूक लेकर एमी को खोजने की कोशिश करती है, तभी पीछे से वही कातिल आता है और उसे चाकू से हमला करता है। लिसा मरने से पहले कोशिश करती है कि कातिल का चेहरा देख सके, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। सुबह होने पर लिसा की लाश देखकर सब लोग गुस्से में आ जाते हैं। उनकी 1000 कोशिशों के बावजूद कातिल बार बार किसी न किसी को मार रहा है। सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आता कि 5 में से असली कातिल कौन है। तभी क्रिस्टी जैक की तरफ बंदूक उठाती है और बताती है कि कुछ समय पहले उसने जैक की चीजों से लिसा की बंदूक की सारी गोलियां वापस पा ली हैं, जो लिसा की बंदूक से चोरी हुई थी। इसका मतलब है कि जैक ही असली कातिल हो सकता है। क्रिस्टी के पास इसका एक और सबूत है। उसने जैक के बैग से एक सैटेलाइट फोन भी पाया है। इसे देखकर क्रिस्टी पूरी तरह आश्वस्त हो जाती है कि यही सब कुछ कर रहा है। हालांकि जैक सब कुछ नकारता है,
वह स्वीकार करता है कि उसने लिसा की बंदूक से उसकी गोलियां हटा दी थी, लेकिन उसने यह इसलिए किया कि उसे लगा लिसा असली कातिल है और सभी की सेफ्टी के लिए उसने गोलियां हटा दी। लेकिन सैटेलाइट फोन उसके पास नहीं था। शायद असली कातिल ने वह फोन जैक के बैग में रखा ताकि जैक फंस जाए। तब केविन तुरंत कहता है कि इस सैटेलाइट फोन से कॉल करके अभी मदद मांगनी चाहिए, लेकिन क्रिस्टी बताती है कि उसने पहले ही यह कोशिश की थी। इस फोन में एक पासवर्ड सेट है, इसे अनलॉक किए बिना फोन काम नहीं करेगा, और चूंकि यह फोन जैक के बैग से मिला था, पासवर्ड सिर्फ जैक ही जानता होगा। लेकिन जैक दावा करता है कि फोन उसका नहीं है और वह पासवर्ड भी नहीं जानता। अब डॉन गुस्से में आकर जैक पर हमला कर देता है, लेकिन केविन उसे समझाता है कि अगर वे जैक को मार भी दें तब भी अगर सैटेलाइट फोन अनलॉक नहीं होगा तो वे बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए उन्हें जैक को बचाए रखना होगा। फिर वे उसे बांध देते हैं। अब बाकी 4 लोग निर्णय लेते हैं कि उन्हें किसी को जैक से पासवर्ड पूछने के लिए टॉर्चर करना होगा। रैंडमली केविन का नाम आता है तो केविन जैक के पास जाता है और पासवर्ड पूछता है। जैक फिर से इनकार करता है और कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है। बाध्य होकर केविन उसे नाखून से चुभाना शुरू करता है। इसी बीच बाकी 3 मेंबर क्रिस्टी, डॉन और एमी पहाड़ पर जाकर जीपीएस डिवाइस चेक करने निकलते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि किसी ने डिवाइस की वायर खोल रखी थी, इसलिए अब तक कोई उन्हें रेस्क्यू करने नहीं आया क्योंकि डिवाइस तब से बंद था। अब क्रिस्टी अपने जोड़े पहनकर डिवाइस को चालू कर देती है। इससे अंततः उनका लोकेशन अमेरिका में पहुंच जाता है। जो लोग अब उस खोए हुए प्लेन को ढूंढ रहे हैं उन्हें पता चलता है कि लोकेशन तो अमेजन जंगल में पड़ रही है, जो अमेरिका की सीमा से बाहर है, और चूंकि एयरलाइन अमेरिका में रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए वे अपनी सेना को जंगल में नहीं भेज सकते। तभी एक सरकारी इन्वेस्टिगेटर क्लेयर एयरलाइन के ऑफिस पहुंचती है और अपने कंपनी को जांच का ऑर्डर देती है क्योंकि उनका एक प्लेन कुछ दिनों से लापता था और उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। यहाँ एयरलाइन का मैनेजर कोरा हंसते हुए कहता है, शांति से जांच कर सकती हो, लेकिन चूंकि प्लेन अमेरिका की सीमा के बाहर है वहाँ सिर्फ मैक्सिकन आर्मी ही जा सकती है। यहाँ खुलासा होता है कि वह इन्वेस्टिगेटर क्लेयर असल में जैक की पत्नी है और जैक वहाँ एयरलाइन के खिलाफ जांच के लिए एक सीक्रेट मिशन पर गया था, इसलिए क्लेयर उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इससे अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 5 में से बचा हुआ सर्वाइवर जैक असल में किलर नहीं हो सकता। हालांकि बाकी 4 लोग अभी भी उस पर शक कर रहे हैं। इसी बीच बंदी बने जैक के पास क्रिस्टी अकेले आती है। क्रिस्टिन को भी लगता है कि जैक को फंसाया जा रहा है। जैक उसे समझाता है कि अगर वह सच में सबको मारना चाहता होता तो उसने लिसा की गोलियों के साथ पूरा बंदूक ही चुरा लिया होता और बाकी सबको आसानी से मार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्रिस्टी समझ जाती है कि जैक सच बोल रहा है, इसलिए वह चुपचाप किसी को कुछ बताए बिना जैक की रस्सी खोल देती है और उसे दूर जाने के लिए कहती है ताकि बाकी लोग उसे और टॉर्चर न करें। सुबह होने पर बाकी 3 लोग हैरान रह जाते हैं कि जैक कैसे भाग गया। इस बीच क्रिस्टी बोलते हैं उसे कुछ भी पता नहीं है। तभी डॉन और एमी गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि अगर जैक सच में किलर होता तो उसकी रिहाई से अब सभी की जान खतरे में पड़ गई। केविन, जो कल जैक को काफी टॉर्चर कर चुका था, सोचता है कि जैक अब उसका बदला ले सकता है। ये सोचकर डॉक्टर केविन डर जाता है। तब डॉन एमी को लेकर क्रिस्टी और डॉक्टर केविन से अलग हो जाता है और दूसरी तरफ चला जाता है क्योंकि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन क्रिस्टी उसे फिर समझाती है कि अगर वे सब अलग अलग हो जाते हैं तो असली किलर का काम और भी आसान हो जाएगा। हालांकि डॉन याद दिलाता है कि वे अब तक हमेशा साथ रहे हैं, फिर भी उनके कई साथी मर चुके हैं, इसलिए अब अलग होना ही बेहतर है। दूसरी ओर जैक भी कैंप से दूर जाकर खुद के लिए एक आश्रय ढूंढने निकलता है। बाकी 4 मेंबर के पास वह नहीं जा सकता क्योंकि सिर्फ क्रिस्टी छोड़कर बाकी 3 लोग उसे किलर मान रहे हैं। इसी बीच डॉन एमी को आश्वस्त करता है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। वे पहले ही जीपीएस डिवाइस चालू कर चुके हैं। रेस्क्यू टीम आ रही है और सच में ऐसा होता है। मैक्सिकन आर्मी को ऑर्डर मिल जाता है कि वे अब उस डिवाइस के लोकेशन पर जाकर वहां मौजूद सर्वाइवरों को बचाए। अब आर्मी कैंप से कुछ सैनिकों की टीम हेलीकॉप्टर में बैठकर अमेजन जंगल की ओर रवाना होती है। इसी बीच डॉन और एमी साथ बैठे हैं। बाकी 3 मेंबर अलग अलग दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अचानक उन्हें एक साथ कुछ गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वे दौड़ते हुए कैंप की ओर आते हैं और हैरान रह जाते हैं कि डॉन और एमी को किसी ने पीछे से गोली मार दी और वे भी मर जाते हैं। अब यहाँ क्रिस्टी, जैक और केविन बचे हुए 3 सर्वाइवर एक दूसरे की तरफ शक की नजर से देख रहे हैं। इन तीनों में से एक ही असली किलर है जिसने अब तक सबको मारा। इसी बीच आर्मी को जीपीएस सिग्नल मिल जाता है और वे इस लोकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब डॉक्टर केविन, क्रिस्टी और जैक ये तीनों एक दूसरे की तरफ डर के साथ देख रहे हैं क्योंकि इनके बीच किसी एक ही असली किलर हो सकता है। क्रिस्टी का अनुमान है कि जैक ही किलर है क्योंकि उसने पिछली रात उसे मुक्त किया और अब डॉन और एमी मर चुके हैं। वहीं केविन सोचता है कि जैक और क्रिस्टी मिलकर सब कर रहे हैं, नहीं तो क्रिस्टी भी रात में किसी को बताए बिना जैक को छोड़ देती। इसी बीच ऊपर से मैक्सिकन आर्मी का हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया है, लेकिन घने जंगल के कारण वे नीचे कुछ नहीं देख पा रहे हैं। वे आसपास हेलीकॉप्टर घुमाना शुरू करते हैं ताकि वे प्लेन के ध्वंसावशेष को ढूंढ सकें। नीचे तीनों सर्वाइवर बंदूकें हाथ में लिए खड़े हैं। अब जब क्रिस्टी जैक पर शक करती है तो जैक डॉक्टर केविन पर शक करने लगता है क्योंकि एक डॉक्टर के रूप में केविन सभी की कमजोरियों को जानता है। लेकिन डॉक्टर केविन याद दिलाता है कि कैसे उसने क्रिस्टी को पहाड़ से गिरने से बचाया। अगर वह किलर होता तो वह उसे जानबूझकर मरने देता। तीनों के पास अपने अपने तर्क हैं कि क्यों वे किलर हो सकते हैं। साथ ही कुछ कारण भी हैं जो साबित करते हैं कि तीनों में से कोई भी किलर नहीं है। जैसे ही वे तर्क वितर्क कर रहे होते हैं वे देखते हैं कि आर्मी का हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर रहा है, यानी जीपीएस डिवाइस फिर से चालू होने के बाद उसका सिग्नल आर्मी तक पहुंच गया है। लेकिन ऊपर घनी धुंध छाई हुई है जिससे आर्मी नीचे कुछ भी नहीं देख पाती। इसलिए आर्मी वापस लौट जाती है ताकि हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा
टकरा न जाए और निर्णय लिया जाता है कि जैसे ही धुंध कटेगी वे अगले दिन फिर से लौट कर आएंगे। नीचे मौजूद तीनों सर्वाइवर भी समझ जाते हैं कि आर्मी वापस चली गई है, इसलिए उन्हें अभी थोड़ी देर और यहीं इंतजार करना पड़ेगा। तभी जैक कहता है कि आर्मी वापस आने से पहले उन्हें कुछ ऐसे चिन्ह बनाने चाहिए जो ऊपर से दिखाई दें, लेकिन क्रिस्टी डॉक्टर केविन के पास बंदूक होने की वजह से उसे सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होती। तब डॉक्टर केविन खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी बंदूक नीचे रख देता है और सारी गोलियां एक तालाब में फेंक देता है। सब कुछ शांत होने के बाद क्रिस्टी कहती है कि वे पहाड़ पर जाएंगे और वहां कुछ सूखी पत्तियों में आग लगाकर सिग्नल देंगे, लेकिन डॉक्टर केविन जैक के साथ ऊपर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसने पिछली रात जैक को टॉर्चर किया था। अगर जैक सच में किलर है तो वह निश्चित तौर पर इसका बदला लेगा। इसीलिए केविन की बात के मुताबिक क्रिस्टी और जैक ही ऊपर जाकर सिग्नल बनाते हैं। चूंकि क्रिस्टी ने जैक को मुक्त किया था इसलिए उसे जैक के साथ जाना ही होगा और जब आर्मी ऊपर से उन्हें देखेगी तो वे उसे लेने नीचे आएंगे। क्रिस्टी को यह प्लान सही लगता है और वह जैक के साथ ऊपर जाने लगती है। हालांकि जैक टॉर्चर के कारण ठीक से चल नहीं पा रहा है, इसलिए क्रिस्टी उसे थोड़ा समय आराम करने के लिए कहती है और वे दोनों कहानी शुरू करते हैं। क्रिस्टी जैक को बताती है कि वह विश्वास करती है कि जैक किलर नहीं है बल्कि असली किलर डॉक्टर केविन ही है। वे बातचीत कर रहे होते हैं तभी अचानक एक गोली की आवाज सुनाई देती है। वे समझते हैं कि यह आवाज उनके कैंप से आई है। वे दोनों तुरंत कैंप की ओर लौटते हैं और देखकर चौंक जाते हैं कि डॉक्टर केविन पीछे से गोली मारकर मारे गए हैं। उसकी लाश तालाब में गिर गई है और मुंह का कुछ हिस्सा मछलियों ने खा लिया है। अब क्रिस्टी और जैक दोनों ही सन्न रह जाते हैं क्योंकि जिसे वे किलर समझ रहे थे वही डॉक्टर केविन खुद मर चुका है और जब केविन मरा उस समय क्रिस्टी और जैक दोनों एक साथ थे। अगर वे दोनों में से कोई एक किलर होता तो फिर केविन को किसने मारा? इस घने जंगल में उनके अलावा और कोई होने की संभावना भी नहीं है। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो जाते हैं, इसलिए वे फैसला करते हैं कि यह रात प्लेन के अंदर ही बिताएंगे और सुबह फिर से पहाड़ पर चढ़ेंगे ताकि आग जलाकर आर्मी को सिग्नल दे सकें। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन भी पहाड़ के ऊपर घना कोहरा छाया रहता है, इसलिए वे जीपीएस डिवाइस के पास ही बैठकर इंतजार करने लगते हैं क्योंकि आज किसी भी समय हेलीकॉप्टर आ सकता है। अब जैक क्रिस्टी को अपना असली सच बता देता है कि वह एक सरकारी इन्वेस्टिगेटर है जो इस एयरलाइन की सच्चाई बाहर लाने के लिए उस फ्लाइट में गया था, लेकिन किसी तरह यह खबर लीक हो गई और उसी की वजह से यह सब हुआ। उसके कारण ही प्लेन को जानबूझकर जंगल में क्रैश करवाया गया ताकि कोई सच्चाई तक न पहुंच सके। यहाँ जैक अपनी पत्नी क्लेयर के बारे में बताता है कि शायद वह अब उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होगी। जैक कहता है कि उसकी पत्नी भी उसी की तरह एक इन्वेस्टिगेटर है, इसलिए वह उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्लेयर अपनी बेटी से कहती है कि वह उसके पिता को ढूंढ कर ही रहेगी। इसके बाद वह मैक्सिको पहुंचती है ताकि वह मैक्सिकन आर्मी पर दबाव डाल सके और प्लेन की लोकेशन का पता लगवाए। इसी बीच पहाड़ के ऊपर सूरज उगते ही कोहरा थोड़ा सा साफ होने लगता है। तभी उन्हें महसूस होता है कि आसपास कोई मौजूद है। क्रिस्टी कहती है कि चूंकि जैक के पैर में चोट लगी है इसलिए वह यहीं रुके, वह आवाज का पीछा करेगी। हालांकि चारों ओर अभी भी घना कोहरा था, फिर भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी अचानक कोई क्रिस्टी के सिर पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। असल में यही है असली किलर। वह क्रिस्टी का बंदूक छीनता है और जैक की ओर बढ़ता है। किलर के शरीर पर काला कपड़े और चेहरे पर फाइटर कार्लस का मास्क है ताकि कोई उसे पहचान न सके। जैक अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना शुरू करता है। वह देखता है कि वह पहाड़ की एक किनारे पर आ गया है। मरने से पहले जैक किलर से पूछता है, प्लेन में बाकी सभी का तो कोई दोष नहीं था, फिर तुमने उन्हें क्यों मारा? इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ? तुम असल में कौन हो? लेकिन किलर कुछ कहे बिना जैक पर गोली चला देता है। 2 गोलियों के सीधे निशाने से जैक पहाड़ से सीधे नीचे गिर जाता है। अब सिर्फ क्रिस्टी बची है जो आधे बेहोश अवस्था में है। वह जानती थी कि किलर उसे भी मार देगा, इसलिए मरने से पहले क्रिस्टी किलर को अपने सामने अपना चेहरा दिखाने को कहती है। अंततः किलर अपना मास्क हटाता है और अपना चेहरा उसे दिखाता है। क्रिस्टी उसका चेहरा देखकर हैरान रह जाती है। इतने समय से वही इन सब घटनाओं के पीछे था जिसे किसी ने संदेह तक नहीं किया था। इसके बाद किलर क्रिस्टी को भी गोली मारकर मार देता है। अगले दिन सुबह जब आर्मी सैनिक फिर जंगल में आते हैं तो कोहरा कम होने के कारण उन्हें जीपीएस डिवाइस का सिग्नल दिखाई देता है। साथ ही वे पहाड़ के नीचे क्रैश हुए उस प्लेन को भी खोज लेते हैं। उनकी रिपोर्ट के बाद इमरजेंसी रेस्क्यू टीम पहुंचती है। वे देखते हैं कि वहां कोई जिंदा नहीं है। वे प्लेन की जांच करते हैं और देखते हैं कि प्लेन की छत भी टूट चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां रखे पैकेट अब गायब हैं। ये पैकेट कहां गए ये हम जल्द ही जान पाएंगे। कुछ समय बाद सभी मृतक शव एक पेड़ के नीचे एक साथ लाइन में रखे हुए पाए जाते हैं। सभी शवों को सेफ जगह पर रखा जाता है। इनमें से कुछ लोग तो 2 हफ्ते पहले ही मर चुके थे जब प्लेन यहाँ क्रैश हुआ था। इसके बाद वे शवों को पैक करके हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगते हैं। इसी बीच जैक की पत्नी क्लेयर जो मैक्सिको पहुंच चुकी थी उसे पुलिस बताती है कि आर्मी ने जंगल में प्लेन क्रैश का स्थान कैसे खोजा। लेकिन दुख की बात यह है कि वहाँ सभी मृत पाए गए जिनमें उसका पति जैक भी शामिल है। इसलिए अब वह आर्मी हॉस्पिटल जाकर अपने पति का शव प्राप्त कर सकती है। ये सुनकर क्लेयर टूट जाती है कि उसका पति अब जिंदा नहीं है। हालांकि अपने पति का शव प्राप्त करने से पहले उसे कुछ पूरी करनी होगी। इसके लिए आर्मी की एक महिला डॉक्टर उसे आर्मी बेस में बुलाती है जहां प्लेन क्रैश में मरने वाले 9 लोगों के शव लाए गए हैं। सभी के शव एक सीक्रेट कमरे में रखे जाते हैं ताकि उनका फॉरेंसिक टेस्ट ठीक से किया जा सके और सभी की मौत का सही कारण पता लगाया जा सके। इसी बीच एयरलाइंस के मैनेजर कोरा उन सभी पर नजर रख रहा है ताकि यह पता किया जा सके कि उसके कोई सीक्रेट प्लान न हो। कुछ समय बाद एक डॉक्टर जिसे आर्मी ने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए बुलाया था रास्ते में रोक लिया जाता है और किसी बहाने से
से उसे अकेला किया जाता है। जब यह पता हो जाता है कि वह पूरी तरह अकेला है तो उसे मार दिया जाता है। उसकी जगह कोरा खुद डॉक्टर बनकर आर्मी बेस में पहुंच जाता है। वहीं देखा जाता है कि जिन शवों को सेफ रखा गया था उनमें से एक बैग के अंदर अचानक कोई चाकू से बैग काटकर बाहर निकलता है। इसका मतलब है कि वहां अब भी एक मेंबर जिंदा है और यही असली किलर है जिसने जंगल में एक एक करके सभी को मार डाला। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि वह किलर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर केविन है। हाँ, शुरू से ही सब कुछ उसका प्लान था और अब वह एक एक करके सभी मृत शवों के बैग खोलना शुरू कर देता है। इसी बीच बाहर कोरा उस डॉक्टर की आईडी इस्तेमाल करके अंदर घुस जाता है। वह बहाना बनाता है कि उसे अकेले ही पूरा प्रोसेस करना होगा, इसलिए कोई सैनिक उसे फॉरेंसिक चैम्बर में न लाए। लेकिन आर्मी के जनरल एक सैनिक को डॉक्टर के साथ भेज देते हैं। जब वे दोनों पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी बैग खुले हुए हैं। सैनिक चारों ओर देखता है कि यह किसने किया। तभी केविन पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। अब केविन को सामने देखकर कोरा बहुत खुश होता है। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ उन्होंने मिलकर प्लान किया था। असल में डॉक्टर केविन का मकसद था प्लेन के सभी ड्रग्स के पैकेट्स बाहर पहुंचाना, इसलिए उसने एक एक करके सभी को मार दिया और पैकेट्स के अंदर डाल दिए। यही वजह है कि जब सैनिक वहां पहुंचते हैं तो उन्हें प्लेन की छत पर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि डॉक्टर केविन ने बाकी लोगों के शरीरों में ड्रग्स के पैकेट्स डाल दिए थे और खुद भी मृतक बनकर उसी बैग में छुप गया। उस समय वहां कई मृत शरीर से सड़ी हुई बदबू आ रही थी, इसलिए किसी सैनिक ने यह नहीं देखा कि कोई जानबूझकर वहां पड़ा है। अब वे सभी शरीरों से पैकेट्स निकाल रहे हैं ताकि उन्हें ले जा सके। इसी बीच बाहर क्लेयर भी वहां पहुंच चुकी है। उसे अपने पति जैक के मृत शरीर की पहचान करनी है, इसलिए उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर अंदर शवों की फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं। लेकिन अंदर कोरा और केविन सभी बैग खोलकर मृतकों की सभी चीजें निकाल देते हैं और पूरे लैब समेत सभी शवों में आग लगा देते हैं, ताकि कोई सबूत न बचे कि मृतकों में कौन कौन था और उनके शरीर से क्या निकाला गया। बाहर जब क्लेयर सैनिकों के साथ अंदर जाती है तो वे लैब में एक बड़ी विस्फोट की आवाज सुनते हैं। सभी सैनिक आग बुझाने दौड़ पड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कोरा और केविन एक कार लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ सैनिक अब भी उस जगह पर जांच कर रहे हैं कि कैसे एक मास्क पहने किसी मेंबर्स ने बाकी सभी को मार दिया। हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं मिलता कि इसे किसने किया। फिर जब वे वापस जाने ही वाले थे तभी उन्हें नीचे से किसी जिंदा आदमी का सिग्नल मिलता है। सरप्राइजिंगली वह जैक था, जो कि 2 बार गोली लगने के बावजूद और पहाड़ से गिरने के बाद अब भी जिंदा है। असल में जब केविन ने उसे गोली मारी थी उस समय धुंध होने की वजह से गोली उसके शरीर को छूते हुए निकल गई और जैक भाग्य से पहाड़ से गिरते समय एक पेड़ में अटक गया। इसी तरह वह अब भी जिंदा है। तब घायल जैक ने अपने सनग्लास का इस्तेमाल करके सिग्नल भेजा कि वह अब भी जिंदा है। इस बीच ये सब कुछ न जानकर क्लेयर आर्मी बेस में टूट कर आ जाती है। तभी जनरल उसे एक खुशखबर देते हैं कि उनके सैनिकों ने उसका पति जैक को जिंदा पाया है और उसे सीधे सिटी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। क्लेयर, जिसे अब तक लगा था कि उसने अपने पति को खो दिया, वह खुशी से जनरल की बात मानते हुए हॉस्पिटल की ओर दौड़ती है। हालांकि जैक के 2 घाव हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि अब वह सेफ है। इसके बाद मैक्सिकन एजेंसी की तरफ से बताया जाता है कि उनकी यात्री सूची में डॉक्टर केविन नाम का कोई आदमी मौजूद ही नहीं था। सैनिकों को इस नाम का कोई सबूत नहीं मिलता। तभी जैक को समझ में आता है कि असली किलर वास्तव में डॉक्टर केविन था, जिसने उन्हें झूठी पहचान दी और एक एक करके बाकी सभी को मार दिया। जैक ये भी जानता है कि कैसे आइलैंड कंपनी के ड्रग्स के पैकेट्स को उनके प्लेन की छत पर छिपाकर तस्करी की जाती है, इसलिए आइलैंड के मैनेजर्स को भी अरेस्ट किया जाना चाहिए और डॉक्टर केविन उनके लिए ही काम कर रहा है। इस बीच केविन कोरा के साथ घर लौटकर बहुत खुश है। उनका प्लान सफल हो गया है। प्लेन के अंदर मौजूद करोड़ों रुपए का माल अब उनके कब्जे में है। केविन अपनी चालाकी से एक एक करके सबको मारता गया और लाशों का इस्तेमाल करते हुए ड्रग्स के सारे पैकेट्स खुद ही आर्मी की मदद से तस्करी करवा देता है। इसी बीच जैक धीरे धीरे केविन के सारे हरकतों को समझने की कोशिश करता है। कैसे उसने पहले अकेले पायलट को मारा, रात में उसके पास कोई नहीं था ताकि बाकी लोग प्लेन में ड्रग्स के बारे में ना जान पाए। साथ ही जब शुरू में कार्लोस और क्रिस्टी के साथ डॉक्टर केविन ऊपर जाता है तब वह चुपके से जीपीएस डिवाइस का लॉक खोल देता है और एक एक करके पहले डेविड को जहर देकर मारता है, फिर कार्लोस को मारता है और बाद में लीसा को भी। इसी तरह जब बाकी लोग एमी और डैनी से दूर चले जाते हैं तो वह उन्हें भी मार देता है। केविन के पास शुरू से ही सैटेलाइट फोन था, उसने उसी फोन से प्लान को पूरा किया। बाद में जब सर्वाइवर्स की संख्या कम हो जाती है तो वह फोन जैक की चीजों में रख देता है ताकि सभी शक जैक पर जाए, और सच में ऐसा ही होता है। अब जैक क्लेयर के साथ आइलैंड मैनेजर कोरा के घर की तरफ रवाना होता है बाकी बातें जानने के लिए। इसी बीच केविन कोरा से कहता है कि उसने पूरा प्लान बिल्कुल सही तरीके से पूरा कर लिया है। अब से कोई भी जंगल में जो हुआ उसका सच कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसने सभी को मार दिया और सभी सबूत मिटा दिए। सभी को मारने के बाद वह लाशों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, सिर्फ जैक की लाश को छोड़कर, क्योंकि पहाड़ के नीचे खोजने पर जैक का शरीर नहीं मिला। हालांकि केविन को यह नहीं पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैक किस्मत से बच गया और अब बाकी ऑफिसर्स के साथ कोरा के घर आ रहा है। जैक हैरान रह जाता है कि डॉक्टर केविन ने खुद को मृत दिखाने के लिए कितनी चालाकी की। उसने अपने कपड़े डैनी पर डाल दिए और जानबूझकर उसका चेहरा बदल दिया ताकि कोई उसे पहचान न पाए। जो लाश डैनी की थी वह वास्तव में केविन की नहीं थी। जैक और क्रिस्टी उस समय इस चालाकी को पकड़ नहीं पाए, लेकिन अब जैक सब समझ गया है। इस बीच केविन कोरा के साथ भागने की पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन कोरा कहती है कि अचानक उसका सिर घूम रहा है। तब केविन हंसते हुए और एक सिगरेट फूंकता है और कहता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने जंगल से कुछ जहरीले मशरूम
उसके साथ ले आया था और उसे कोरा के खाने में मिला दिया था। असल में शुरू में पायलट ने जो मैसेज रिकॉर्ड किया था वह कोरा के लिए था। डॉक्टर केविन जंगल में समझ गया था कि पायलट और उसकी पत्नी के बीच कोई रिश्ता है, लेकिन उस समय उसे कोरा की जरूरत थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अब जब करोड़ों रुपए का माल उसके हाथ में है, वह कोरा को भी जहर देकर मार देता है। अब केविन अपने ड्रग्स से भरे बैग के साथ देश छोड़कर भागना चाहता है। कोरा के मर जाने के बाद वह एक छोटे प्लेन में बैठता है। उसके पास अब 1000 करोड़ का माल है, जिससे वह किसी भी देश में जाकर रह सकता है। साथ ही पुलिस की जांच सिर्फ प्लेन और आइलैंड तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि यह आइलैंड कोरा के नाम पर रजिस्टर्ड था। इसका मतलब केविन अब पूरी तरह से आजाद है। तभी जैक और बाकी सैनिक वहां पहुंचते हैं। केविन पीछे जैक को जिंदा देखकर हैरान होता है, सोचते हुए कि जैक कैसे बच गया। वह तेजी से प्लेन उड़ाकर भागने की कोशिश करता है। हालांकि जैक तब भी गोली चलाता रहता है, क्योंकि केविन ने जंगल में निर्दोष लोगों को मार डाला था। यह सोचकर जैक गुस्से में है। फिर भी केविन भागने में कामयाब हो जाता है और सोचता है कि अब सभी खतरे पार हो गए हैं और वह अब खुशी जिंदगी जिएगा। लेकिन थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसके प्लेन का फ्यूल लेवल गिरने लगता है। असल में जैक की एक गोली प्लेन के फ्यूल टैंक में लग गई थी, जिससे फ्यूल लीक हो रहा है। केविन का प्लेन धीरे धीरे नीचे उतरता है और वहीं क्रैश हो जाता है जहां पहले उनका प्लेन जंगल में क्रैश हुआ था। इस तरह केविन अंततः मर जाता है। वह बिल्कुल उसी जगह मरता है जहां उसने दूसरों को मारा था। केविन और उसके ड्रग्स फिर वहीं लौट आते हैं जहां से उसने बचने के लिए इतना कुछ किया था। और यहाँ पर इस कहानी खत्म होता है।